हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सामने चैप्टर है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। चलिए आज इस चैप्टर को पढ़ते हैं। प्राणियों में संरचनात्मक संगठन 11th क्लास का चैप्टर है। इसमें नीट से कम 2 से लेके 3 क्वेश्चन आते हैं। चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें 3 पार्ट। देखो, एक तो जंतु तक, दूसरा मेंढक और तीसरा है कॉकरोच। जंतु तक, मेंढक और कॉकरोच। ये जो मेंढक है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है कि नीट में कम से कम हर साल मतलब 2-3 साल से लगातार क्वेश्चन जो है वो मेंढक से पूछे जा रहे हैं। अब जो हमारा जंतु तक है, इसको पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, जितनी भी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले जंतु तक पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ये आगे के जितने भी चैप्टर हैं, 11th के लास्ट चैप्टर जो है, जितनी भी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, उसमें ये जंतु तक वाले टॉपिक से क्या होते हैं, मतलब टॉपिक वहां पे आगे मिलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जंतु तक, इसके बाद पढ़ेंगे मेंढक, इसके बाद में एक कॉकरोच है। ये तीनों की तीनों चीजें पढ़नी है हमें इस चैप्टर में। चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम जंतु तक। क्या पढ़ेंगे? जंतु तक। अब जो हमारा जंतु तक है, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भाई साहब जंतु क्या है। क्या? जंतु। सबसे पहले हमें यही समझना होगा जंतु क्या होते हैं। इसको हम बोल देते हैं एनिमल। एनिमल। अब जो ये एनिमल जो है ये क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। चलिए समझते हैं। हमारे एक आर.एच. व्हिटेकर नाम के एक साइंटिस्ट थे, आर.एच. व्हिटेकर। ये आर.एच. व्हिटेकर जो हैं, इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया था। क्या दिया था भैया? 5 जगत वर्गीकरण। इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण जो दिया था, इसमें धरती पर जितने भी जीव हैं, क्या क्या बोला मैंने कि धरती पर जितने भी जीव हैं, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, उन सभी को इन्होंने इस जगत में 5 जगत वर्गीकरण में विभाजित करा था। कौन कौन से भी जगत थे? सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहला जगत जो है वो मोनेरा है। इसके बाद में दूसरा जगत आपका प्रोटिस्टा। तीसरा जगत जो है वो आपका कवक जगत, जिसे अपन फंजाई बोल देते हैं। चौथा जगत है वो है आपका पादप, जिसे अपन प्लांटी भी बोल देते हैं। पांचवा जगत जो है वो आता है जंतु, जैसे अपन एनिमल बोल देते हैं। ठीक है? कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, इसको अपन फंजाई भी बोल देते हैं। ठीक है? इसके बाद में पादप, इसको अपन प्लांटी भी बोल देते हैं। और इसके बाद में आता है अपना जंतु जगत। ठीक है? तो भैया जंतु हम किसे बोलते हैं? तो जंतु जगत के जितने भी प्राणी हैं, जंतु जगत में जितने भी सजीव हैं, उन सभी को अपन बोल देंगे क्या? जंतु। मतलब किसी भी जंतु, कोई भी जंतु है, इस धरती पर कोई भी जंतु है, उसको अपन जंतु क्यों बोलते हैं? कब बोलते हैं जंतु? जब पर क्या हो? इस जगत का सदस्य हो। जंतु जगत का क्या हो? सदस्य हो। जो जंतु जगत है, इस जगत में अगर वो सजीव आता है तो हम बोल देंगे कि ये जो है जंतु है। अगर मान के चलो कोई भी जीव जो है वो मोनेरा जगत में आता है, तो अपन बोल देंगे भैया वो मोनेरा का प्राणी है। जैसे मान के चलो कोई भी जीवाणु है। ठीक है? तो अपन किसी भी सजीव को जंतु कब बोलेंगे? उसको सबसे पहली शर्त यही होनी चाहिए, जंतु होने के लिए, कोई भी जंतु है उसको कहाँ होना चाहिए? जंतु जगत में, जंतु जगत का सदस्य होना चाहिए। अगर वह जंतु जगत का सदस्य है तो अपन बोल देंगे भैया कि ये क्या है? जंतु है। इतनी सी बात समझ में आ गई। सबसे पहला पॉइंट, जंतु कब बोलेंगे अपन? तो उसको क्या होना चाहिए? जंतु जगत का सदस्य होना चाहिए। इसके बाद में जो जंतु होते हैं उसका दूसरा लक्षण है, दूसरा लक्षण क्या है कि जंतु जो होते हैं ये बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय जंतु कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। मतलब जो हमारी शरीर जो होता है किससे बनता है? कोशिकाओं से मिलकर बनता है। ये बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। मतलब इनके शरीर में कैसी होती हैं? बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के इनका शरीर बनता है। ठीक है भाई साहब? इनकी बॉडी कैसे बनेगी? बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बनेगी। तो ये जो होते हैं जंतु कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। तीसरा इनका लक्षण होता है कि ये जो जंतु होते हैं ये कैसे होते हैं? हमेशा विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी का क्या मतलब है? विषमपोषी, विषमपोषी का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलो पादप हैं या पेड़ पौधे हैं, ये अपना भोजन जो होते हैं वो स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण करके बनाते हैं।
तो ये कैसे होते हैं, पेड़ पौधे कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। लेकिन जो जंतु होते हैं हमेशा क्या करते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये खुद का भोजन नहीं बनाते, क्या करते हैं, दूसरों से अपना भोजन लेते हैं। मान के चलो पेड़ पौधों ने अपना भोजन बना लिया, अब ये क्या करेंगे, जंतु पेड़ पौधों को खा करके अपना क्या करेंगे, जीवन यापन करेंगे, मतलब ये पोषण करेंगे। तो ये जो होते हैं हमेशा कैसे होते हैं, विषम पोषी होते हैं। ठीक है, ये 3 लक्षण जो हैं हमारे जंतुओं के होते हैं। जंतु होने के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले तो वो जंतु जगत के अंतर्गत आना चाहिए, मतलब जंतु जगत का सदस्य इनको होना चाहिए। इसके बाद में जो है ये बहुकोष्ठीय होते हैं, मतलब इनका बहुकोष्ठीय होना जरूरी है। इसके बाद में ये कैसे होते हैं, विषम पोषी होते हैं। ये 3 चीजें आपको आ गई हैं क्लियर समझ में, तो अपन बढ़ते हैं आगे। ठीक है भैया, इसके बाद में क्या है, अपन को समझना होगा कि ऊतक क्या होते हैं। ठीक है, सब अब समझेंगे अपन ऊतक। और इनका जंतु जगत जो है, इसका एक और लक्षण है, जो इनकी कोशिकाएं होती हैं, जो इनकी कोशिकाएं होती हैं, इन पे कोशिका भित्ति जो होती है वो अनुपस्थित होती है, मतलब सेल वॉल नहीं पाई जाती। सेल वॉल मतलब कि क्या, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। अब इस टॉपिक को और समझ लेते हैं। सेल वॉल मतलब क्या होता है, कोई भी सजीव की कोशिका है, मान के चलो एक कोशिका है, ये मान के चलो उसका केंद्रक है या कुछ भी यहाँ पे कोशिका में प्रेजेंट है, तो इसके बाहर क्या होती है, सेल वॉल नाम की एक भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति जैसे हम बोल देते हैं। ये कोशिका भित्ति जो होती है ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। मोनेरा जगत जो है उसके सदस्य हैं जितने भी मोनेरा जगत के, उन्हें पाई जाती है, प्रोटिस्टा में भी पाई जाती है, कवक में भी पाई जाती है, और इसके बाद में पाद जगत में भी क्या होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। काई की बनी होती है सेल्यूलोज की, कवक जगत में जो है वो काई की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। लेकिन ये जंतु जगत में क्या है, कोशिका भित्ति जो होती है वो अनुपस्थित होती है। ये 4 कैरेक्टर अगर आपको दिख रहे हैं तो हम बोलेंगे भैया कि ये जो है वो जंतु है, और सजीव को कहाँ रखा जाना चाहिए, जंतु जगत में रखा जाना चाहिए, और यही है जंतु जगत का सदस्य। मतलब क्या है, अगर आपको पहचानना है कि भैया जो एक सामने जो सजीव खड़ा है वो कहाँ है, वो मोनेरा का है या फिर प्रोटिस्टा का है, कवक का है या फिर जंतु जगत का है, तो सबसे पहले तो जंतु जगत में अगर ऑलरेडी रखा है, मतलब जंतु जगत में RH बेटे करके जंतु जगत में रखा जाना चाहिए। उन्होंने जो वर्गीकरण किया था उनके इस 5 जगत में से जंतु जगत का होना अनिवार्य है। इसके बाद में वह कैसा होना चाहिए, बहुकोष्ठीय होना चाहिए। तीसरा जो लक्षण है इसका क्या होना चाहिए, ये विषमपोषी होना चाहिए, मतलब ये खुद से पोषण ना करके दूसरों से पोषण करे। ठीक है भाई साहब, इसके बाद में क्या है, सेल वॉल जो है वो कोशिका भित्ति अनुपस्थित होनी चाहिए। ठीक है, उनकी कोशिकाओं पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अगर ये 4 कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं तो आप बोल देंगे कि भैया ये जो है जंतु है। ठीक है, अब इसके बाद में हम समझेंगे ऊतक क्या होता है। ऊतक को हम बोलते हैं टिश्यू, क्या बोलते हैं, टिश्यू। अब ये ऊतक जो है, जैसे मान के चलो अपन लोग क्या करते हैं, ब्लड का अध्ययन करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी बोल देते हैं। या फिर अपन लोग क्या करते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं तो उसे जूलॉजी बोल देते हैं। पादपों का अध्ययन करते हैं तो अपन लोग क्या बोलते हैं, बॉटनी बोल देते हैं। ऐसे ही करके जब अपन ऊतक का अध्ययन करते हैं तो अपन इसको बोल देते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ये क्या कहलाता है, ऊतक का अध्ययन। ऊतक का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाती है, आपकी हिस्टोलॉजी कहलाती है। अब कोई भी विज्ञान की कोई भी शाखा है, बायोलॉजी की कोई भी शाखा है, हर एक शाखा, हर एक ब्रांच का एक बाप होता है। बाप मतलब जैसे मान के चलो अपने जेनेटिक्स के पिता कौन है, जैसे मेंडल हैं, जनक। ठीक है, ऐसे ही अपने हिस्टोलॉजी के पिता कौन है, वाइकॉट है। कौन है, वाइकॉट। ये वाइकॉट जो है, ये वाइकॉट क्या है, हिस्टोलॉजी के फादर हैं। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है, ये फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। इसको अलग ही पॉइंट बना के लिख देते हैं। पहला पॉइंट क्या है, जो हमारा ऊतक है उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। दूसरा पॉइंट क्या है, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी।
फादर ऑफ हिस्टोलॉजी मतलब इसके पिता कौन है? तो भाई साहब वाइचेट, मतलब वाइचेट नहीं है, इंग्लिश में वाइचेट एंड हिंदी में इसको अपन बोलते हैं वाइकॉट, इनका नाम है वाइकॉट। ठीक है भैया, ये वाइकॉट जो हैं हिस्टोलॉजी के पिता हैं। ठीक है, अब समझेंगे भैया ऊतक क्या होता है। कोशिकाएं जो होती हैं, ये कोशिकाएं बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में मिल जाती हैं और ये मिलकर के क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं, मतलब कि टिश्यू बनाती हैं। ये आपने पढ़ा होगा कि जो ऊतक होते हैं ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, मतलब कई सारी कोशिकाएं जो होती हैं ये क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं। ये कई सारी कोशिकाएं जो होती हैं मिलकर के क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं। अब जो ये कोशिकाएं हैं इनके बीच में क्या पाया जाता है? ये स्पेस पाया जाता है, ये जो खाली खाली दिख रहा है ना, ये सारा स्पेस, और इस स्पेस में भरा होता है अंतरकोशिकीय पदार्थ। इस टाइप से क्या होता है? अंतरकोशिकीय पदार्थ भरा होता है। मतलब ये बहुत सारी कोशिकाएं जो होती हैं, ये बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं। अब ये कई सारी कोशिकाएं और साथ में ये अंतरकोशिकीय पदार्थ, मतलब ये अंतरकोशिकीय पदार्थ, अंतर इसको बोलते हैं अंतरकोशिकीय पदार्थ। ये अंतरकोशिकीय पदार्थ और कई सारी कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाएंगी? आपस में ऊतक बनाएंगी। तो अपन लोग यहाँ पे ऊतक का फॉर्मूला इस टाइप से लिख सकते हैं, मतलब ऊतक जो है वो किससे बना है? अंतरकोशिकीय पदार्थ, अंतरकोशिकीय पदार्थ और काय से मिलकर बना है? कई सारी सेल्स, मतलब कई सारी कोशिका। ये आपका एक फॉर्मूला बनके रेडी हो गया। जो हमारा ऊतक है वो किससे बना होता है? बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है और अंतरकोशिकीय पदार्थ से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अब ये जो अंतरकोशिकीय पदार्थ है ये क्या होता है? चलिए समझते हैं। ये कोशिकाएं जो होती हैं इन्हीं का क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है, मतलब ये कोशिकाएं जो होती हैं रिसाव करके क्या बनाती हैं? यहाँ पे अंतरकोशिकीय पदार्थ जो है इस खाली स्पेस में भर देती हैं। जैसे ये कोशिकाएं हैं, इनके बीच में, इसको जूम कर दिया मैंने, ये कोशिकाएं जो है आपस में ये सटी जो है, इनके बीच में क्या होता है? थोड़ा स्पेस होता है, और स्पेस में क्या होता है? अंतरकोशिकीय पदार्थ भरा होता है। इसको अपन लोग मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स। अब ये कोशिकाएं जो होती हैं और ये मैट्रिक्स जो होती हैं मिलकर के क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं। अब ये कोशिकाएं कैसी होती है भैया? ये ऊतक जो है या फिर ये जो कोशिकाएं हैं ये क्या होती हैं? समान प्रकार की कोशिकाएं, समान प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। समान कैसे? इनके तीन लक्षण होते हैं। क्या होता है? देखिए, जो ये कोशिकाएं हैं इनका क्या होना चाहिए? एक तो इनकी उत्पत्ति जो है वो समान हो। ऊतक बनाने के लिए जो कोशिकाएं यूज होती हैं, ये कोशिकाओं की उत्पत्ति, ये बहुत सारी कोशिकाएं, अलग अलग कोशिकाएं नहीं होती हैं, जो होती हैं कोशिकाएं, ये इनकी उत्पत्ति जो है वो समान होनी चाहिए, इनका कार्य जो है वो समान होना चाहिए, और इसके बाद में इनकी संरचना भी कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। कहने का मतलब सीधा सीधा है कि ये जो कई सारी कोशिकाएं हैं इनकी उत्पत्ति जो है वो समान होती है, इनका कार्य जो है वो समान होता है, और इनकी संरचना कैसी होती है? समान होती है। अगर ये तीनों चीजें फॉलो हो रही हैं तो ये मिलकर के आपस में क्या बना देंगी? ऊतक बना देंगी। मतलब जो ये कोशिकाएं हैं, जो कई सारी कोशिकाएं हैं और इसका जो है मैट्रिक्स है, अंतरकोशिकीय पदार्थ है, ये दोनों मिलकर के जो ऊतक बना रही हैं, तो इन कोशिकाओं का क्या होना जरूरी है? इनकी उत्पत्ति जो है वो समान होनी चाहिए, इनका कार्य जो है, फंक्शन इनको सेम करना चाहिए, मतलब इनका कार्य भी कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए, और इनकी संरचना मतलब स्ट्रक्चर भी इनकी समान होनी चाहिए। अब इसमें से आपको एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो इसकी उत्पत्ति है वो हमेशा ही समान होगी। ठीक है, मतलब क्या है? इनकी उत्पत्ति जो है वो हमेशा समान होगी। हो सकता है इनके कार्य जो है वो अलग अलग हो सकता है उनका संरचना भी कैसी हो? अलग अलग हो, लेकिन क्या होता है? इनका उत्पत्ति, कार्य और संरचना जो है वो समान होनी चाहिए, लेकिन जो उत्पत्ति है ये हमेशा समान होनी चाहिए। कार्य और संरचना के आधार पर अपवाद बहुत सारे मिल सकते हैं। जैसे मान के चलो ब्लड है हमारा, ब्लड जो है एक प्रकार का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, मतलब क्या है? ब्लड जो है हमारा ये एक प्रकार का ऊतक है। ठीक है, अब इसमें क्या होती है? बहुत सारे प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये जो कोशिकाएं हैं
इन तीनों की कोशिकाएं जो है ये आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट है, कार्य के आधार पर ये कैसी होती हैं, असमान हो सकती हैं। आरबीसी की शेप कैसी होती है, द्विअवतलीय होती है। डब्ल्यूबीसी की कैसी होती है, अमीबीय भी हो जाती है, मैक्रोफेज जो होती है। तो जो हमारा ब्लड टिश्यू है इसके अंदर ये ब्लड टिश्यू को किसके द्वारा बनता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये जो है कोशिकाएं इनसे बनता है हमारा ब्लड टिश्यू। तो जो ये कोशिकाएं हैं ये कार्य के आधार पर क्या होती हैं, इनकी संरचना जो होती है वो अलग अलग हो जाती है। तो मतलब सीधा सीधा कहने का ये है कि उत्पत्ति जो है ये हमेशा समान होनी चाहिए। अगर कोई ऊतक का निर्माण हो रहा है तो उन कोशिकाओं, जिन कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक का निर्माण होगा उन कोशिकाओं की उत्पत्ति जो है हमेशा समान होनी चाहिए। अब उत्पत्ति से क्या मतलब है, चलिए समझते हैं। जैसे एक मान के चलो मेल गैमेट है, क्या है, मेल गैमेट, मतलब क्या है, ये मान के चलो एक शुक्राणु है, ठीक है। इसके बाद में ये अंडाणु है, ठीक है, मतलब ये फीमेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट, ये मेल गैमेट युग्मक है, ठीक है। जैसे मान के लो ये शुक्राणु है और ये अंडाणु है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट, FM, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट, ये दोनों आपस में मिल गए और क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट जो है इसमें क्या होता है, विदलन, क्या होता है भैया, इसमें विदलन होता है। अब ये विदलन होकर के क्या बनता है, यहाँ पे विदलन होगा तो यहाँ पे बनेगा आपका ब्लास्टूला, सबसे पहले बनता है आपका मोरूला, फिर इसके बाद में बनेगा आपका ब्लास्टोसिस्ट, क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट, ये वाला फेज आएगा ब्लास्टोसिस्ट। इसके बाद में क्या बनेगा, गेस्टूला, फिर इसके बाद में क्या होगा, जनन स्तरों का निर्माण होगा। ठीक है, क्या होता है, जैसे मान के चलो ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, दोनों गैमेट आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। अब ये जाइगोट जो होता है इसमें होता है विदलन होकर के बनता है मोरूला, फिर बनेगा ब्लास्टोसिस्ट, फिर बनता है गेस्टूला। इन तीन जो है ये जनन, मतलब ये तीन फेज आएंगे, मोरूला, फिर ब्लास्टूला, फिर गेस्टूला, फिर इसके बाद में क्या होता है, जनन स्तरों का निर्माण होता है। ये जनन स्तर कैसी हो सकती है, एक्टोडर्म जो बाहरी होती है, इसके बाद में मीजोडर्म, इसके बाद में आता है आपका एंडोडर्म। अब ये जो जनन स्तर है, इन जनन स्तरों से की जो कोशिकाएं हैं ये आपस में क्या करती हैं, विभाजन कर करके क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं, टिश्यू बनाएंगी, ऊतक के बाद में अंग बनाएंगी, अंग के बाद में अंग तंत्र पूरा सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है, मतलब अगर कोई भी ऊतक का निर्माण कराना है तो उनको समान उत्पत्ति होनी चाहिए। समान उत्पत्ति मतलब कि इन कोशिकाएं जो कोशिकाएं हैं ऊतक बनाने वाली हैं, मान के चलो ये कोशिकाएं जो हैं ये ऊतक का निर्माण कर रही हैं, तो इन कोशिकाओं का मतलब क्या होना चाहिए, एक ही जनन स्तर से होना चाहिए। मतलब जैसे एक्टोडर्म की कोशिकाएं जो हैं ये विभाजन करके ऊतक का निर्माण करेंगी, या फिर मीजोडर्म की जितनी भी कोशिकाएं ये मिलकर के ऊतक का निर्माण करेंगी। मतलब एक्टोडर्म की कोशिकाएं, मीजोडर्म की कोशिकाएं या एंडोडर्म की कोशिकाएं, कोई भी कोशिकाएं हैं ये कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। मतलब उनकी उत्पत्ति जो है वो समान होनी चाहिए। जैसे मान के चलो ये ब्लड है, ये ब्लड जो है ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाएंगी, ब्लड बना रही हैं। देखो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इनकी क्या है आकार में, मतलब संरचना कैसी है, संरचना कैसी है, अलग अलग है अलग अलग संरचना। इसके बाद में इसकी क्या है, कार्य भी क्या है, अलग अलग है। इसका आरबीसी का काम क्या है, हीमोग्लोबिन इसमें भरा होता है, ऑक्सीजन को ले जाती है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, संक्रमण होता है जब भी तो उसको भक्षण कर देती है। प्लेटलेट का कोई अलग काम है, जैसे मान के चलो ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है। तो क्या होता है, इनका कार्य अलग हो सकता है, संरचना भी इनकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन इनकी उत्पत्ति जो है वो कैसी होती है, मीजोडर्म से होती है। मतलब इनकी उत्पत्ति जो है वो हमेशा समान होगी, कार्य और संरचना जो हो सकते हैं कि अलग अलग हो। अब बात के स्वरूप में ये हमने ब्लड जो है, ब्लड टिश्यू आपको बता दिया है। तो हो सकता है कार्य और संरचना कैसे हो, अलग अलग हो भी सकते हैं। कार्य और संरचना कैसे हो सकते हैं, अलग अलग हो भी सकते हैं, लेकिन
जो उत्पत्ति है वो कैसी होनी चाहिए, हमेशा समान होनी चाहिए। ठीक है, अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है तो भाई साहब अपन लोग इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन आगे समझेंगे। धन्यवाद।